Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. As we were discussing the topic dislocation and subluxation. So moving ahead, today we will discuss about its treatment and complication. ट्रीटमेंट ऑन साइट यानी कि जिस जगह पे उसको चोट लगी है, यानी घर पे लगी है, रोड पे लगी है, ठीक है, जहां उसको चोट लगी उस समय आप क्या करोगे, यानी तुरंत उस वक्त आप क्या ट्रीटमेंट दोगे, जिसे हम फर्स्ट एड भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो वहां हम प्राइस ट्रीटमेंट, प्राइस क्या होता है, प्राइस एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का, कि पी से प्रोटेक्शन यानी बचाव, आर से रेस्ट यानी कि आराम देना, ठीक है, आई से आइसिंग यानी कि बर्फ लगाना, ठीक, सी से कंप्रेशन यानी दबाव डालना उस पर, और ई से एलिवेशन यानी कि उसको ऊपर उठा के रखना। ठीक, तो इसमें कैसे ये काम आता है, तो पहला है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट द इंजर्ड पार्ट, स्प्लिंटिंग यानी आपके पास उस समय जो भी अवेलेबल है, जैसे फ्रैक्चर में था, जो भी अवेलेबल चीज होती है उस तरह से उससे उसको स्प्लिंट करोगे, उसको बांधोगे। ठीक है, रेस्ट, उस पार्ट को आराम दे दोगे, कहोगे मूव ना करिए, या ऐसी पोजीशन में रख दोगे कि वो ज़्यादा मूव ना करे। नेक्स्ट आइसिंग यानी बर्फ होगी तो बर्फ से सिकाई करोगे उसकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंप्रेशन, कंप्रेशन शुड बी अवॉइडेड एज इट में इंक्रीज द पेन। यहाँ इस केस में कंप्रेशन हम नहीं देंगे, यानी इसमें यानी फ्रैक्चर में और डिसलोकेशन सब, इस केस में हम कंप्रेशन देते ही नहीं हैं। ठीक है, कोई दबाव नहीं डालते, नहीं तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है, उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि चोट लगने पे उसमें स्वेलिंग आती है, तो उसको आप दबाओगे तो दर्द करेगा ही। नेक्स्ट है एलिवेशन यानी हाथ मतलब पार्ट को उठाना, लेकिन यहाँ हम एलिवेट नहीं करेंगे। क्यों, एलिवेशन शुड बी अवॉइडेड एट इट में हैम्पर द स्टेबिलिटी और द ऑफ द इंजर्ड पार्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमको क्या करना है, पार्ट को स्टेबल रखना है, और अगर हम उससे कह देंगे उठा के रखो तो क्या होगा, उसका हिलेगा पार्ट, यानी और डैमेज होगा, तो इसलिए यहाँ हम एलिवेशन के लिए भी मना करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफर, कहाँ, टू द मेडिकल फैसिलिटी, यानी आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल हो, जो भी क्लिनिक हो, जो भी डॉक्टर का सेंटर हो, वहाँ आप उसको ले जाएंगे। नेक्स्ट है मेडिकल रेफरल, यानी उसको तुरंत आप ले, मतलब मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल के लिए तुरंत ले जाएंगे। ये नहीं कि आप खुद उसको वो करेंगे, यानी डू नॉट अटेम्प्ट टू रीलोकेट, खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, खुद से उसको सेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उसको तुरंत मेडिकल के लिए ले जाएंगे जो भी आपके आसपास होगा। फिर नेक्स्ट है अंडर मेडिकल फैसिलिटी, अंडर मेडिकल फैसिलिटी के लिए यानी कि मतलब है आपका कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर का क्लिनिक, ऐसी जगह उसको ले जाएंगे, वहां उसको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा। अभी तक आप घरेलू ट्रीटमेंट या ऑन द स्पॉट वाला ट्रीटमेंट कर रहे थे, अब उसको हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, तो सबसे पहले रिडक्शन करेंगे, यानी कि जो डिसलोकेट हुआ है उसको रिड्यूस करेंगे। ये कैसे करते हैं, जेंटल मैन्यूवर अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ये सेट करने का एक तरीका होता है, जो डॉक्टर्स को पता होता है वो उस तरीके से उसको सेट करते हैं। ठीक है, एक पैटर्न होता है करने का, ऐसा नहीं कि बस हल्का इधर घुमाया उधर घुमाया और सेट हो गया, नहीं, उसको एक तरीका होता है। ठीक है, और ये जनरल एनेस्थीसिया यानी कि शून्य का इंजेक्शन देके ही या शून्य वाली दवाई देके ही करते हैं। ठीक है, ताकि पेशेंट को दर्द महसूस ना हो। ठीक, फिर नेक्स्ट है इमोबिलाइजेशन, यानी पार्ट को मूवमेंट रोकना प्रॉपर, अभी तक आपने स्प्लिंटिंग की थी वो घरेलू थी, अब इसका प्रॉपर इमोबिलाइजेशन होगा, यानी प्रॉपर स्प्लिंटिंग जो उसके लिए ब्रेस बना है वो लगाया जाएगा प्रॉपर। ठीक है, या अगर शोल्डर की बात है तो स्लिंग लगाया जाएगा प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जरी, और अगर इन सब चीज से कामयाब नहीं होता है ट्रीटमेंट, तो हम फिर सर्जरी के लिए जाते हैं, यानी डॉक्टर फिर सर्जरी के लिए जाता है। ठीक है, इन सम केसेस सर्जरी इज रिक्वायर्ड लाइक व्हेन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीअलाइन द जॉइंट एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर और एसोसिएटेड फ्रैक्चर इज देयर। ठीक है, कुछ केसेस में हम सर्जरी करते हैं जहां उसको सेट करना या रीअलाइन का मतलब होता है वापस उसको नॉर्मल पोजीशन पे लाना, तो वो जब नहीं हो पाता है तो हम सर्जरी करते हैं, या उसके डिसलोकेशन के साथ साथ इतना बुरी तरह से डिसलोकेट हुआ है कि वहाँ के लिगामेंट्स और मसल्स टेंडन को टीयर कर दिया है, तो हम करते हैं, और या उसके साथ फ्रैक्चर भी हो, अगर डिसलोकेशन के साथ साथ फ्रैक्चर भी हो तो हम करते हैं। नेक्स्ट आता है इन सब के बाद, चाहे वो बिना सर्जरी के हो ट्रीटमेंट, चाहे सर्जरी के साथ हो, फिर हम रिहेबिलिटेशन करें, रिहेबिलिटेशन यानी उसको वापस अपनी लाइफ में लाना, या उसको उस पार्ट को वापस वो सही से यूज कर सके। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। आफ्टर योर स्प्लिंट और स्लिंग इज रिमूव्ड योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू फॉर फिजियोथेरेपी। तो कहने का मतलब है जब आपका स्प्लिंटिंग या स्लिंग हट जाएगा, ठीक है, तो डॉक्टर कहेगा कि अब आप ठीक हैं, अब आप फिजियोथेरेपी करा लीजिए।
अब फिजियोथेरेपी में क्या होता है, तो फिजियोथेरेपी कराने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको क्या क्या करना है इसमें काम, ठीक है। तो जिसे हम एम या गोल बोलते हैं। तो सबसे पहला है पेन रिलीफ यानी दर्द में आराम। नेक्स्ट है इंक्रीज जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, यानी कि उसका जो कंधा जाम हो गया या जो कंधा ही नहीं कोई भी जॉइंट उसका जो जाम हो गया है उसको फ्री करना, ठीक है। ठीक। और उसके जो इंक्रीज स्ट्रेंथ यानी उसकी जो स्ट्रेंथ पावर खो गई है वो लाना। फिर गेट ट्रेनिंग, अगर लोअर लिम्ब का इंजरी है, सबलक्सेशन या डिसलोकेशन, तो उसको गेट ट्रेनिंग चलना भी सिखाएंगे, क्योंकि जब वो चोट लगती है तो कैसे चलता है पेशेंट, ठीक है, भचक के चलता है, लंगड़ा के चलता है, उसको वो दूर करना है। क्योंकि क्या होता है, चीज़ें सही हो जाती हैं, सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन पेशेंट लंगड़ा के चलना नहीं बंद करता, तो उसको हम प्रॉपर गेट ट्रेनिंग भी देंगे, ठीक है। फिर इम्प्रूव एडीएल, उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ को भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, जो वो चोट लगने की वजह से नहीं कर पा रहा था या गलत तरीके से कर रहा था। और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी उसकी क्वालिटी जो उसका क्वालिटी थी लाइफ की जो पहले थी वैसी लाएंगे वापस। तो सबसे पहले पेन रिलीफ के लिए हम दो डीप हीटिंग मोडालिटी यूज़ करते हैं और सुपरफिशियल। डीप हीटिंग में HWD UST, सुपरफिशियल में पैराफिन वैक्स बाद IRR हॉट पैक। ये हमारा चॉइस होता है कि किस समय हमको क्या लगाना है, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मेटल इम्प्लांट है, ठीक है, पेशेंट का जहाँ भी सर्जरी करके अगर सर्जरी करनी पड़ी और उसमें अगर मेटल इम्प्लांट लगाना पड़ा तो फिर आप वहाँ सुपरफिशियल ही लगाओगे, डीप नहीं दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज जॉइंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन, यानी कि उसका जो कंधा जाम हो गया है उसको खोलना, ठीक है, उसका रेंज बढ़ाना। अब ये भी हम स्टेप वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैसिव कराते हैं, यानी पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, यानी कि पहले थेरेपिस्ट कराएगा, ठीक, उसके मूवमेंट को। फिर एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, यानी कि फिर पेशेंट करेगा और थेरेपिस्ट उसकी मदद करेगा। नेक्स्ट है एक्टिव रेंज, फिर अब पेशेंट से कहेंगे कि अब आप खुद से करिए। नेक्स्ट एक आता है कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट, ये एक मशीन होती है जिसमें पेशेंट के जो पार्ट अफेक्ट है, ठीक है, लोअर लिम या अपर लिम इसकी बात कर रहे हैं, उस पार्ट को उस मशीन में टाई अप कर देते हैं, बांध देते हैं, और वो मशीन फिर अपने आप काम करती है, CPM, ठीक, कंटिन्यूस में लगातार एक टाइम इंटरवल पे मूवमेंट का मतलब जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है वो करता है। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन, ठीक, फिर हम जॉइंट का मोबिलाइजेशन कराते हैं ताकि उसकी जो रेंज है वो खुल जाए। नेक्स्ट इंक्रीज स्ट्रेंथ, अब उसकी ताकत हमें वापस लानी है जो खो गई है स्प्लिंटिंग और या स्लिंग में या बंधे रहने की वजह से। तो इसको भी हम स्टेप वाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक कराएंगे, ठीक, ठीक है। फिर आइसोटोनिक के लिए जाएंगे। आइसोटोनिक में भी हम इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक कराएंगे। अब ये क्या है, आपको पढ़ाया गया होगा कि मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, इसेंट्रिक यानी कि सेंटर से दूर, और कंसेंट्रिक यानी सेंटर की तरफ, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन सेंटर की तरफ। अब ऐसा क्यों, इसेंट्रिक इसलिए क्योंकि जब हम इसेंट्रिक मूवमेंट करते हैं तो हमें ग्रेविटी की मदद मिलती है, यानी कि हम टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाते हैं, इसलिए हम इसेंट्रिक कराएंगे। क्योंकि पेशेंट के उस बॉडी पार्ट जो अफेक्ट हुआ है उसमें इतनी ताकत नहीं होगी कि वो, या ताकत होगी भी तो एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ेगी। तो क्यों हम ऐसा करें, क्यों ना हम पहले टुवर्ड्स द ग्रेविटी करके उसका काम आसान कर दें, और फिर उसके बाद हम जब उसमें एक ताकत आ जाएगी तो फिर हम उसके बाद कंसेंट्रिक यानी अवे फ्रॉम द ग्रेविटी वाला मूवमेंट कराएंगे या अगेंस्ट द ग्रेविटी वाला मूवमेंट कराएंगे। अब उसके बाद आता है रेसिस्टिव, ठीक, अब हम उसका फोर्स लगाएंगे उसके मूवमेंट्स के अगेंस्ट, ठीक है। मान लो फ्लेक्शन कर रहा है तो फ्लेक्शन के अगेंस्ट ताकत लगाएंगे, एक्सटेंशन कर रहा है एक्सटेंशन के अगेंस्ट ताकत लगाएंगे, ठीक है, ये कराएंगे। लेकिन इसमें भी हम दो तरीके से, पहले मैनुअल कराएंगे, यानी कि या तो फिजियोथेरेपिस्ट या कोई अदर पर्सन उनके घर का होगा उसको हम सिखा देंगे, ठीक है, और फिर वो वैसे कराएगा, ठीक है, मैनुअल। और फिर मैकेनिकल यानी मशीनों से या इक्विपमेंट से या ऑब्जेक्ट से, जैसे आपके डंबल, थेराबैंड वगैरह वगैरह चीज़ें जो आती हैं उनसे। तो अब मैनुअल क्यों कराते हैं, मैनुअल इसलिए क्योंकि मान लो पेशेंट आप फोर्स लगा रहे हो और पेशेंट कह रहा है नहीं नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा और कम, तो आप तुरंत कम कर सकते हो, जो कि मैकेनिकल यानी ऑब्जेक्ट या मशीन में नहीं होगा। उसमें जो आप सेट कर दोगे या जिस वेट का, जिस वजन का आप डंबल ले लोगे, उसको जब तक आप रिप्लेस नहीं करोगे, यानी जब तक आप उसको रख के दूसरा नहीं लोगे, तब तक वो वेट उतने का उतना ही रहेगा। तो इसमें चोट लगने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम पहले मैनुअल कराएंगे, और जब मैनुअल में कंट्रोल आ जाएगा पेशेंट का तब हम मैकेनिकल की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट आता है गेट ट्रेनिंग। ये हम उस केस में कराएंगे जब उसको लोअर लिम्ब की इंजरी होगी। इसमें भी हम कैसे कराते हैं, पहले हम उसको पैरेलल बार पे चलाएंगे। पैरेलल बार पे जब उसको हम चलाएंगे तो क्या होता है, वो अपने हाथ से उस पैरेलल बार का जो बार होता है, ठीक है, या जो हत्था होता है उसको पकड़ के वो चल सकता है। तो उसके कमर पे भी कंट्रोल आ जाता है और हाथ से वो सपोर्ट कर लेता है। इसलिए पैरेलल बार पे चलाएंगे और पीछे से हम उसकी बॉडी को या कमर को सपोर्ट कर लेंगे।
ठीक है, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मेरे पीछे कोई खड़ा है। फिर नेक्स्ट हम उसको वॉकर पे, वॉकिंग विद वॉकर यानी कि वॉकर से चलाएंगे। ये आपका असिस्टिव डिवाइस होती है जो पेशेंट को, लोअर लिम्ब के पेशेंट को, लोअर लिम्ब की दिक्कत वाले पेशेंट को चलने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होता है, इसमें गिरने के चांसेस कम होते हैं, इस पेशेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है इसमें, तो हम वॉकर से चलाएंगे। ठीक, वॉकर से चलाना, इसमें भी हम सपोर्ट किए रहेंगे पेशेंट को पीछे से। फिर उसके बाद हम उसको स्टिक पे चलाएंगे, स्टिक से चलाएंगे। स्टिक में भी हम उसको क्वाड्रीपॉड यानी कि जिसका बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा होता है, वो चार चार सपोर्टर होते हैं उसमें। ठीक है, ट्राईपॉड उसमें 3 सपोर्टर होते हैं नीचे, और एक मोनोपॉड जिसमें सिंगल सपोर्टर होता है, यानी वो एक ही होता है। तो इसलिए क्योंकि ये बेस ऑफ सपोर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि लोअर लिम्ब में जो आपको एक्सरसाइज सिखानी वो बेस ऑफ सपोर्ट का ही कमाल है। ठीक, क्योंकि जितना बेस ऑफ सपोर्ट कम होगा उतने गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पेशेंट की, नॉर्मल इंडिविजुअल की नहीं, पेशेंट की। तो इसलिए हम पहले ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट वाली चीज़ों से कराएंगे और फिर कम बेस ऑफ सपोर्ट वाली चीज़ों से कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रोपियोसेप्टिव ट्रेनिंग। अब ये प्रोपियोसेप्टिव ट्रेनिंग क्या है? प्रोपियोसेप्टिव ट्रेनिंग एक्चुअली ये प्रोपियोसेप्टर्स यानी हमारी बॉडी में, हमारे जॉइंट्स में एक रिसेप्टर होता है जो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है कि हमको यहाँ पैर रखना है, ऐसे करना है, हमको स्टेबल रहना है। ठीक है, हमको अपने बॉडी का बैलेंस बना के रखना है जॉइंट का। तो ये ट्रेनिंग कैसे होती है? इसमें हम पेशेंट को जो अफेक्टेड लिम्ब होता है, लोअर लिम्ब, उस पर खड़े होने के लिए बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पैर होता है जो अनअफेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं हवा में रखिए। पहले ये हम सपोर्ट के साथ कराएंगे। ठीक है, ठीक, यानी हम पकड़े रहेंगे या उससे कहेंगे कि दीवार पकड़ लो तब करो। उसके बाद फिर बिना सपोर्ट के कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर उससे कहेंगे, मतलब आंखें खोल के करें। ठीक है, और फिर थोड़ा सा जब और इम्प्रूव हो जाएगा तो फिर हम उससे कहेंगे आंखें बंद करके करें। ठीक, तो इससे थोड़ा सा वेरिएशन आता है। ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है, तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। आप अपने एक पैर पे खड़े होइएगा आंख खोल के, और फिर आंख बंद करके, दोनों में अंतर आपको दिख जाएगा। जब आप आंख खोल के करेंगे तो ज़्यादा देर खड़े हो लेंगे, लेकिन जब आप आंख बंद करके करेंगे तो कम देर खड़े हो पाएंगे। ठीक है, ये होता है। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्रूव एडीएल। अब एडीएल यानी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। तो ये इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? पेशेंट की जितने भी एक्सरसाइज हम प्लान करेंगे वो हम कोशिश करेंगे कि उसके घरेलू एक्टिविटीज़ में हों। ठीक है, वेट की जगह हम बोतल उठवाएंगे उससे। ठीक है, लोअर लिम्ब की दिक्कत है तो उसको कुर्सी पे उठना बैठना सिखाएंगे, सीढ़ी पे चढ़ना उतरना सिखाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे ताकि वो अपनी पुरानी जो डेली एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें थी वो कर पाए। और जब ऐसा करेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप इंप्रूव कर जाएगा। जो कॉन्फिडेंस खोने की वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन हो गई थी, गिर गई थी, ठीक है, वो इंप्रूव करेगी। ठीक है, वो अच्छी हो जाएगी कि हाँ अब मैं ये काम कर लूँगा, मैं सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, मैं छत पे जा सकता हूँ, मैं कप से चाय पी सकता हूँ। ठीक है, मैं खाना खा सकता हूँ चम्मच से, वगैरह वगैरह। तो ये जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप इंप्रूव कर जाएगी। आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की, यानी इतनी सारी चीज़ें जब सही हो गई, ठीक, इतनी सारी चीज़ें जब हो गई और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, या ट्रीटमेंट कभी कभी मिलता है लेकिन लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फिजियोथेरेपी या रिहेबिलिटेशन से भी नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा लॉस भी हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, यानी कि चोट लगने के बाद जो दिक्कतें आती हैं। तो अब ये क्या होता है? सबसे पहला इस केस में डिसलोकेशन सबलोकेशन, एक्यूट इंजरी टू दी पेरिफेरल नर्व एंड ब्लड वेसल, यानी कि जिस जॉइंट में डिसलोकेशन या सबलक्सेशन हुआ है उसके आसपास से जो भी ब्लड वेसल्स या नर्व जा रही होगी उसमें भी डैमेज होगा। ठीक है, वो भी खींचेगा जॉइंट के साथ साथ। क्रोनिक अनरिड्यूस्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा डिसलोकेशन हो जाता है जो बहुत पुराना हो जाता है और फिर वो रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, वो सेट नहीं होता, चाहे कोई भी कोशिश, जितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है। ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, चोट भाई, चोट लगने की वजह से अगर डिसलोकेशन हुआ है, झटका लगने की वजह से डिसलोकेशन या सबलक्सेशन हुआ है, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल वाले में। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है। जॉइंट स्टिफनेस, जो कि नॉर्मल सी बात है कि जब किसी का डिसलोकेशन होगा तो उसको इमोबिलाइज किया जाएगा, जब इमोबिलाइज किया जाएगा तो उसका ऑटोमेटिकली कंधा या हिप जॉइंट या एल्बो जॉइंट या नी जॉइंट स्टिफ हो जाएगा, जाम हो जाएगा, पहले की तरह मूव नहीं करेगा। तो ये भी देखा गया। नेक्स्ट है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि ब्लड वेसल को भी चोट लग सकती है, तो कभी कभी इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है ब्लड वेसल को कि वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से नेक्रोसिस, यानी टिश्यू का डेड हो जाना या टिश्यू का खत्म हो जाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस। ये भी कभी कभी देखा जाता है, जैसे जनरली नेक ऑफ फीमर, ठीक है, या आपका स्किफॉइड के पास, उस एरिया में अगर आपका डिसलोकेशन या सबलोकेशन होता है तो ये भी वहाँ देखा जाता है।
नेक्स्ट है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस क्या होता है? मायो मीन्स मसल, ठीक है, ठीक, और आइटिस यानी कि मसल्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाना, किस वजह से? उसके ऑसिफाई होने की वजह से। ऑसिफाई का मतलब है मसल्स क्या, सॉफ्ट टिश्यू है, लेकिन वो हार्ड में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ जब इंटरनल इंजरी होती है तो वहाँ की जो ब्लड वेसल है वो भी डैमेज होगी, तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होती है तो हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फिनोमिना होता है, और क्लॉटिंग फिनोमिना की वजह से कुछ समय बाद वो जम जाएगा। ठीक है, जब जम जाएगा तो क्या होगा? वहाँ थक्का बना लेगा, थक्का बना लेगा तो वो जो मसल्स है उसको हार्ड कर देगा, कड़ा कर देगा, तो वो पूरी तरह से मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, ठीक, ये जनरली एल्बो के केस में ज़्यादा देखा जाता है, कॉमन है। ठीक है, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। ऑसिफिकेंस का मतलब है हड्डी के रूप में मसल्स का कन्वर्ट हो जाना, टाइट हो जाना, कड़ा हो जाना। ठीक, नेक्स्ट है टीयरिंग ऑफ लिगामेंट, मसल्स और टेंडन। कभी कभी जॉइंट के डिसलोकेशन, सबलक्सेशन के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि वहाँ के आसपास के जो लिगामेंट हैं वो भी खिंच जाते हैं, मसल्स भी खिंच जाती हैं, और टेंडन का भी कोई इतनी ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट या सीवियर फोर्स से चोट लगती है कि लिगामेंट, मसल्स और टेंडन को भी इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट है ससेप्टेबिलिटी टू री इंजरी इफ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इंजरी इज प्रेजेंट। और अगर किसी को पहले डिसलोकेशन या सबलक्सेशन हो चुका है तो उसको दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डिसलोकेशन और सबलक्सेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए उसको ये भी एक रिस्क बना रहता है कि उसने कहीं अपनी जिस पार्ट को इंजरी लगी थी उसकी क्षमता से ज़्यादा कर लिया तो वो फिर से डिसलोकेट या सबलक्सेट हो सकता है। सो ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।